मेरा मकसद सिर्फ हुकूमत के लिए सही बातों को नहीं करना, अगर किसी जगह पे उसके अंदर खला होगा तो अहमद हुसैन डेढ़ खुद कहेगा ताकि इसका इस्लाह किया जाए। सर, पूरे पाकिस्तान के लिए ये कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ लाहौर में अमल दरामद हो रहा है। ये बड़ी कॉलोनियों वाले कब्जा नहीं देते, प्लॉट का कब्जा 10 साल में देते हैं, 3 साल की किस्तों में। अगर वो किस्त लेट हो जाए उसका जुर्माना ले लेते हैं। सर, ऐसी सीपी कहां सो रहा है? मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बात जी, अहमद हुसैन डेहर साहब, आपकी आखिरी बातें 10 बातें हो चुकी हैं, आप हर बात पे फिर आखिरी बात बोलते हो। अगर हमारी अपोजिशन भी यही रवैश इख्तियार कर ले कि सिर्फ उस गरीब की बेहतरी के लिए, सिर्फ उस गरीब को सुख देने के लिए जिसके लिए हम बैठे हैं, ऐसी तजावीज दे जिससे हुकूमत के लिए गाइडलाइन बने, तो मैं समझता हूं ये अवान जन्नत का नमूना बन जाएगा। देखें, 900 बिलियन का इस दफा बजट पेश किया गया है। पंजाब की आबादी इसमें 52% है। अगर आप 50% लगाएं तो पंजाब का बजट 450 बिलियन बनता है। इसमें साउथ पंजाब का शेयर पंजाब में 32% है। अगर 32% पंजाब का शेयर साउथ पंजाब में लगाएं तो उसका हिस्सा बनता है 144 बिलियन। 144 बिलियन पंजाब के, जनूबी पंजाब के महरूम इलाके का हिस्सा बनता है। लेकिन मैं इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनके प्लानर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतने अजीम लोग हैं कि आपने इस मुल्क के बुनियादी इलाकों को, गवादर को, KPK को, बलोचिस्तान को बहुत तरक्की दी है, उसके लिए सोच रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूं कि जनूबी पंजाब को आपने नजरअंदाज कर दिया है। जिस जनूबी पंजाब में आपने जाके इफ्तिताह किया सेक्रेटेरिएट का, आज तक वजीर आला साहब ने उसका जो रूल्स ऑफ बिजनेस का दिसंबर 2020 का सेक्रेटरियों को इख्तियारात देने वाला जो बिल था, जो लेटर था, उसके ऊपर साइन नहीं किए। अगर प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करता है जनूबी पंजाब का और इख्तियारात वाले लेटर पे साइन नहीं होते, मैं समझता हूं ये प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट नहीं है, हम सब की इंसल्ट है। और जनूबी पंजाब को 144 बिलियन का जो शेयर दिया जाना था, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि 144 बिलियन की बजाय इस बजट में PST में सिर्फ 33 बिलियन दिया गया है, जिसमें 10 बिलियन ऑनगोइंग स्कीम्स और 9 बिलियन ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स और 13 बिलियन ऑनगोइंग स्कीम्स। मैं ये अपील करता हूं इमरान खान के साथ कि आप सबको इंसाफ देते हैं, खुदा के लिए जनूबी पंजाब को भी इंसाफ दें। KPK के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। 243 बिलियन के मंसूबे ऑनगोइंग और प्लस न्यू स्कीम्स के दिए गए हैं। सिंध में 110 बिलियन के मंसूबे दिए गए हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में 33 बिलियन। और यहां तक कि इस्लामाबाद में 51 बिलियन के मंसूबे दिए गए हैं। बलोचिस्तान AJK में भी बहुत अच्छे मंसूबे दिए गए हैं। मुल्तान कोयटा मोटरवे का इस दफा नहीं कोई फंड दिया गया, मैं उसकी तवज्जो आपकी तरफ दिलाना चाहता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला जनूबी पंजाब का, सर, जनूबी पंजाब को इग्नोर ना करें। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि CPEC जो बन रहा है, इसमें मुल्तान को टोटली इग्नोर कर दिया गया है। मुल्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ना बनाना हमारा कत्ल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद जो मोटरवे के किनारे पे है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया। मर्दान में बना दिया गया, इंडस्ट्रियल एरिया को स्पेशल जोन बना दिया गया। हैदराबाद में स्पेशल जोन बना दिया गया, कराची में बना दिया गया। क्या मुल्तान में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बनाया गया? सर, इसकी इंक्वायरी की जाए। असेंबली में यह कहा गया है कि चाइना ने मना किया है। चाइना कैसे मना कर सकता है पाकिस्तान में कहां इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, नहीं बनाना? और ये जो सवाल का मुझे जवाब मिला है, मैं ये हमारी इंसल्ट हुई है और इसके मैं तरीके इस्तेकबाल भी इसके लिए पेश करूंगा। सर, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डेवलपमेंट का फंड इस दफा जितना रखा गया है, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं इस हुकूमत को कि नॉन डेवलपमेंट फंड का फंड कम करके डेवलपमेंट का फंड बहुत ज्यादा रखा गया है। साथ मैं एक तजवीज भी देना चाहता हूं,
अगर डेवलपमेंट का फंड इतना रखा गया है तो एक ऐसा हमारे इस मुल्क में डेवलपमेंट पे जुल्म होता है जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। हमारे डेवलपमेंट का पैसा ये ब्यूरोक्रेसी 70% कमीशन में खा जाती है और 30% काम होता है। सर हमेशा हम इस बात को रोते रहते हैं, लेकिन ये इतने प्लानर हैं कि ये इसके ऊपर कभी कोई अमल नहीं लाने देते। 2008 से 13 में मेरे साथ आज के डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब साहब और कुछ और सेक्रेटरीज भी थे। हम स्टडी टूर पे मलेशिया गए। मलेशिया में सर एक सिस्टम एवॉल्व है कि जब डेवलपमेंट का कोई काम हो तो ऊपर वाला अफसर नीचे वाले अफसर को कॉन्ट्रैक्ट लिख के देता है, वो नीचे वाला अफसर उससे नीचे वालों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इतने बाइंडिंग होते हैं कि एक दफा चीफ सेक्रेटरी ने उनके इस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल ना किया तो उसको फारिग कर दिया गया। मैं तजवीज देता हूं कि डिप्टी चेयरमैन जहांजेब साहब इस सारे प्रोसेस से वाकिफ हैं और 70% जो कमीशन ब्यूरोक्रेसी खा जाती है और इसमें साथ सियासतदानों को भी बदनाम किया जाता है, इसके लिए कोई हल निकाला जाए। सर मैं रियल एस्टेट की बात करना चाहता हूं। एक जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ कि इमरान खान ने रियल एस्टेट का एक पैकेज दिया है। उस पैकेज में जो कमर्शियल बन रही है 3-4 बिल्डिंग्स, उसके ऊपर कमर्शियल फीस खत्म कर दी गई है, और जहां कमर्शियल फीस ली जा रही है वहां 3 साल के लिए किस्तें बना दी गई हैं। सर पूरे पाकिस्तान के लिए ये कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ लाहौर में अमल दरामद हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अमल दरामद के लिए कोई इसकी स्कीम करे। उसके बाद एक और जुल्म हो रहा है, जो बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़ी कॉलोनियां जो बनती हैं उसमें लोगों के साथ ये जुल्म होता है कि उनसे प्लॉट अगर वो किस्तों में जरा लेट कर दे, उनके ऊपर लाखों रुपए जुर्माने कर दिए जाते हैं, फिर उन जुर्मानों पे कोई टैक्स भी नहीं दिया जाता। ये बड़ी कॉलोनियों वाले कब्जा नहीं देते प्लॉट का कब्जा 10 साल में देते हैं। 3 साल की किस्तों में अगर वो किस्त लेट हो जाए उसका जुर्माना ले लेते हैं। सर ऐसी सीपी कहां सो रहा है? ये बिजली के बिल जो हैं, बिजली के वापडा के, उसके सारे कुछ ये खा जाते हैं, वापडा को भी उसका कुछ नहीं देते। और इसके अलावा मैं समझता हूं एससीसीपी को इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। और दूसरी बात सर कि मैं ये करना चाहता हूं कि आईटी सेक्टर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, 2000 में $1 बिलियन इंडिया ने आईटी एक्सपोर्ट किया। 2010 में $100 बिलियन एक्सपोर्ट किया। शौकत तरीन साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हम $50 बिलियन पर आने के लिए 1 बिलियन पे था, हमारी हुकूमत आने के बाद हम $2 बिलियन पे आ गए हैं। उन्होंने कहा चंद सालों में हम $50 बिलियन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं तजवीज देना चाहता हूं, अगर हम जल्दी इस पे पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहली तजवीज ये है कि 30 से 40 हजार बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाए, और उसके लिए कम से कम 50 यूनिवर्सिटियां हर साल बनाना होंगी, या जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर अलग आप आईटी के डिपार्टमेंट खोलें। और मैं समझता हूं ये बेस्ट प्रपोजल है। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आईटी के लिए 2 चीजें, एक तो आईटी को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। मेरी तजवीज है कि आईटी में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आईटी को इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। दूसरा, इसको टैक्स से मुस्तस्ना करें। और मैं ये कहता हूं 2008 उसके बाद सर मैं एक तजवीज ये देना चाहता हूं कि गंदम के ऊपर चोकर पे जो जीएसटी लगाई गई है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। सर इससे गंदम की कीमत बढ़ जाएगी और गरीब के ऊपर इसका असर पड़ेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को इससे 2 या 3 अरब का फायदा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो जीएसटी आप बढ़ा रहे हैं चीनी के ऊपर, पहले चीनी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, मैं आपको ये तजवीज देता हूं कि चीनी के ऊपर जो इस वक्त आप 17% जीएसटी ले रहे हैं उसको कम करके 8% पे ले आए। इससे चीनी की कीमत कम होगी और गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा 15 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। सर मैं किसान पे थोड़ी सी बात करके फिर इजाजत चाहूंगा। जरूरियात जिंदगी का हसूल जो है वो आसान किसान के लिए किया इस हुकूमत ने। किसान को ज़राई शोबे के लिए 11 अरब दिया है। कामयाब बिजनेस हो गया है ज़राअत।
कामयाब हो गया हमारा किसान, हमारा कामयाब हुनरमंद पैदा हो रहा है, कामयाब हमारे तामीराती प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हमारे पास कामयाब वन विंडो एहसास प्रोग्राम आ गया है, बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत बढ़ गई है। मैं पहली दफा फखर से आपको कहता हूं कि इमरान खान साहब की जाती काविश की वजह से भारत और बांग्लादेश से ज्यादा हमारी बैरूनी कुव्वत वो जो है वो हो चुकी है। सर मैं बताना चाहता हूं, आम जो है वो आम का घर मुल्तान है। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि मैंगो के लिए प्रोसेसिंग प्लांट 2 कराची में लगा दिए गए हैं। ये इल प्लानिंग कौन करता है, उनसे पूछा जाए। सर हैदराबाद के आगे से सिंध का आम शुरू होता है। मैं ये तजवीज़ देता हूं कि मुल्तान का आम दुनिया में बेस्ट आम है, रहीम यार खान का आम। आप मुल्तान में ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं आम और सब्जियों और फलों, और बराह रास्त इसमें इसको एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए कार्गो का कोटा मुल्तान से बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद मैं सर कहता हूं कि किसान की बेहतरी के लिए एक तो शमसी तवानाई उसके लिए आम की जाए, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी दी जाए। तीसरा, हुकूमत ने जो बिला सूद कर्जा किसान को 3 लाख सालाना प्लस इंप्लीमेंट्स के ऊपर 2 लाख दिया है, मैं सलाम पेश करता हूं। मैं आपको मुबारक देता हूं कि दालें खरीदने के लिए हमें डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तेलदार अजनास के लिए जनूबी पंजाब आइडियल है, चोलिस्तान के ऊपर जमीनों पर काश्त आइडियल है। मैं सर एक तजवीज़ पर सलाम पेश करता हूं अपने मिनिस्टर शौकत साहब को, शौकत अजीज साहब को, कि देहातों में उन्होंने तजवीज़ दी है कि गल्ला स्टोरेज देहातों में बनाया जाएगा और गोदाम बनाए जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। अगर ये काम किया जाता है तो मैं मुबारक देता हूं इस हुकूमत को, मैं मुबारक देता हूं इमरान खान को। मैं इसलिए मुबारक देता हूं कि मिडल मैन का खात्मा हो जाएगा। जिस वक्त किसान की जिंदगी से मिडल मैन खत्म हो गया, हम इतनी तरक्की करेंगे कि फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुल्तान में जेर जमीन की सतह बहुत नीचे चली गई है। मैं चाहता हूं कि वहां पर दरियाए चिनाब पर रावी अर्बन प्रोजेक्ट की तरह लाहौर की तर्ज की एक झील बनाई जाए ताकि जेर जमीन पानी ऊपर आए। छोटे डैम्स जो गवर्नमेंट बना रही है, अब टाइम कम है, मैं पढ़ नहीं सकता सर, ये 35 छोटे डैम हैं जो गवर्नमेंट बना रही है। सर पहली दफा बजट में इन 35 डैम्स का जिक्र किया गया है और पैसा रखा गया है। जो बंदा काम करता है वो नजर आता है। सीइंग इज बिलीविंग। लोग क्यों खुश हैं इस बजट पे कि जो इमरान कहता है वो करके दिखाता है। हाँ, इमरान खान के खिलाफ साजिशें जरूर हैं, लेकिन उन साजिशों के बावजूद वो अकेला आदमी है जो ऑनेस्ट है। उसकी टीम में भी कुछ करप्ट लोग हैं, मैं ओपनली कहता हूं, लेकिन वो अकेला आदमी है, वो ऑनेस्ट है। मैं आज दावे से कहता हूं कि जब ऑनेस्ट आदमी अकेला चलता है उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। जिस तरह मैंने हजरत यूसुफ की मिसाल सुनाई है, जिसके साथ अल्लाह की मदद होगी वो कभी ना कभी कामयाब होगा। और मैं दावे से कहता हूं 5 साल में इमरान खान कामयाब होगा। आप देखेंगे ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे चलेगा। और इमरान खान, क्योंकि उसका भरोसा अल्लाह पे है, और जिसका भरोसा अल्लाह पे होता है वो कभी नाकाम नहीं होता। सर बैराजेस और डैम्स जो इस वक्त मौजूद हैं, मेरी तजवीज़ ये है कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह मुहैया की जाए कि इमरजेंसी में हम स्टोरेज वहां बढ़ा सकें। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एग्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए इस मुल्क में। कितने एकड़ पर कितनी काश्त हो, इसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि फलां इलाके में इतनी दालें काश्त हो, इतनी सब्जियां काश्त हो, इतने फल काश्त हो, इतनी गंदम काश्त हो, इतने चावल काश्त हो, इस इलाके में तेलदार अजनास की फसलें काश्त हो। मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत को संजीदगी से इसे लेना चाहिए। सर हमारे प्लानर्स का ये हाल है कि PARC का जो साइंटिस्ट का हेड है वो उन्होंने इस्लामाबाद में बना दिया है। ओ भाई, तुम बीज बना रहे हो साउथ पंजाब के लिए, तुम बीज बना रहे हो सिंध के लिए, तजर्बे तुम कर रहे हो इस्लामाबाद की पुरफजा मकामात में, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को यहां आराम से बैठ के अपने काम भी करे और ऐश भी करे। तो इनको उधर ले जाएं, उन इलाकों में, इनको वहां चोलिस्तान में ले जाएं, वहां जाके ये बीज बनाए, ये मुल्तान में जाके बीज बनाए, ये रहीम यार खां में, सादकामाद में जाके तजर्बे करें और बीज बनाए।
दूसरी बात यह करना चाहता हूं सर कि प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स इस बजट में करने की बहुत जरूरत है और उसके लिए गंदम, चावल, चीनी, दालें और खुर्दनी तेल पर पॉलिसी बहुत जरूरी है। दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन जो इस मुल्क में होती है, मैं उस पर मुतमईन नहीं हूं। ये पुराने तरीके हैं, पुराने तरीकों से ऑयल एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसीलिए हमारी बदनसीबी है आज तक हम कोई इसके लिए खातिर खा कामयाबी नहीं ला सके। मैं ये कहता हूं कि इसके लिए मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स जो है ना उनको अपनाया जाए और हमारे गैस के रिजर्व्स दे आर ड्राइंग अप, हमारी ऑयल रिसोर्सेज दे आर गोइंग डाउन। वी हैव टू थिंक अबाउट देम, वी हैव टू मेक द पॉलिसीज और हमें यह इंश्योर करना होगा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करें। सर 75 साल में बदनसीबी ये है कि 1,10,000 बैरल हम सिर्फ निकाल चुके हैं और अगर हमारी पॉलिसी सही हो तो हमें इंसेंटिव देना चाहिए लोगों को, हमें कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव देने चाहिए। दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे बात करना चाहता हूं कि सर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में जमीन की साख्त के मुताबिक हमारे यहां जो डीएपी इस्तेमाल की जाती है सर, हमारी जमीन की साख्त जो है वो 7.5 वैल्यू की जो फॉस्फेट है 7.5 से अगर ज्यादा होगी तो हमारी जमीन नाकारा हो जाएगी और हम जो डीएपी बाहर से मंगवा के इस्तेमाल करते हैं उससे ये 8 से 9 पे चली जाती है और जो वो जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं वो 5% लगती है बीज को, इसलिए डीएपी फेल है। और ये हमें इसलिए नहीं बताते ये जो माहिरीन हैं क्योंकि इनमें इनके कमीशन इन्वॉल्व हैं। इसके बदले में हम अपनी खाद जो बनाते हैं, फॉस्फेट खादें जो हैं वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि कपास की फसल क्यों तबाह हुई। 2004 में हमने 1.5 करोड़ गांठें तब हमने बरामद की थी और कपास की एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान। सर कपास हमारी रीढ़ की हड्डी है, कपास की तबाही से जनूबी पंजाब पे असर पड़ गया। सर इंडस्ट्री का पहिया जाम होगा, ज़राअत का पहिया जाम होगा तो इंडस्ट्री का पहिया भी जाम होगा। ज़रई मुल्क होने के बावजूद सर साबका हुकूमत ने, मैं माजरत के साथ कहूंगा, इसके ऊपर कारकर्दगी नहीं दिखाई। 240 अरब रुपए खुर्दनी तेल इंपोर्ट किया जाता है सर, 40 अरब की सूबे दालें जो हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, 90 अरब का फल इंपोर्ट किया जाता है। कपास और चावल से सर पिछले 5 सालों में तिजारती खसारा 12 से 24% हो गया है सर। ये हमारे लिए सर शर्म की बात है और इसके लिए हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे हमें ये इंश्योर करें हम कि हम जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठाएंगे। तो सर मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं, अपने दोस्तों को ये दावत फिक्र देना चाहता हूं कि मैंने अपने इलाके में एक मिशन बनाया है कि गरीब के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देनी है। मैंने अपने कायद इमरान खान, जिसको मैं अर्तुगुल कहता हूं, बहुत सारे लोग उस पर एतराज भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने वो ड्रामा देखा तो उसमें यह था कि वो अकेला शख्स था जो लड़ रहा था पूरी दुनिया से, पूरे आलम उनसे, ईसाइयों से और मंगोलों से, और उसके भाई उसके साथ नहीं थे और वो अकेला लड़ता रहा और आखिर अल्लाह ने उसे कामयाब किया। आज मैं ये मिसाल इमरान खान के साथ देता हूं, वो अकेला ऑनेस्ट है, उसकी टीम भी कभी उसका साथ छोड़ जाती है, बड़े बड़े दोस्त उसके दिल तोड़ देते हैं। मुझे बुलाया गया सर, उन दोस्तों ने मुझे बुलाया कि आओ हमारे पास आ जाओ, मैं उनकी इज्जत करता था, मैं उनके पास क्यों नहीं गया। इमरान खान ने मुझे टिकट ऐसे दिया था कि गिलानी और बोसन के मुकाबले में बड़े बड़े लोग यहां के मुझे नहीं दे रहे थे टिकट, मैंने जाके धरना दे दिया। जब आप किसी के पास धरना देते हैं वो कभी आपको टिकट नहीं देगा, लेकिन इमरान खान ने इस अहमद हुसैन डेहड़ को टिकट दिया और मैं 37,000 की लीड से बोसन से जीता। और उसके बाद सर जिस दिन मुझे बुलाया गया दूसरे ग्रुप में, मैंने ये सोचा कि जब इमरान खान सच्चा आदमी, मेरा अर्तुगुल, मुझे देखेगा कि ये उस कैंप में खड़ा है तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं अपने इमरान खान का दिल नहीं तोड़ सकता और मैं उस सच्चे आदमी के साथ हूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा आपको वजीर आजम नहीं मिलेगा जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है सच्चाई के लिए।
अगर आप उसको तकरीर नहीं करने देंगे, अगर आप उसको नहीं बोलने देंगे, तो मैं समझता हूं ये एक जुर्म है, ये एक जुर्म है। और अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हम अपनी नस्लों के साथ, हम अपनी तारीख के साथ एक सच्चे आदमी को उसके रास्ते से रोक के ये हम जुर्म करेंगे। सर, मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो गरीब की बात है। ये है बड़े लोगों का हॉल, यहां ये बातों के शायद इतनी कदर ना हो, लेकिन जो गरीब है ना, जो जिसके साथ ये बीतती है ना, उसके दिल में जरा जाके आप जरा महरूम इलाके के आप शायद ये समझें। सर, ये है कि एक ऐसा जुल्म हो रहा है आजकल कि एक गरीब आदमी जब लैंड, मैं मुल्तान की बात बता रहा हूं, जब वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर जाता है, उसकी 2 कनाल जमीन है, उसको पता चलता है कि मेरी 2 कनाल जमीन किसी और ने अंगूठा लगा के उतार दी है। सर, एक और गरीब आदमी पटवारी के पास जाता है तो उसकी 1 एकड़ जमीन जो है वो उतार ली जाती है, और जेली और झूठा और धोखे से, टोटल धोखे से। उसके बाद अदालत में जाके ये साबित हो गया कि इन्होंने झूठ किया है। फोरेंसिक में वो अंगूठे चेक करवाए गए, उसमें रिपोर्ट आ गई कि ये अंगूठे नहीं मिलते। 7 महीने उसका पर्चा नहीं हुआ। जब पर्चा हुआ तो उसके दामाद का नाम बीच में डाल दिया गया। अब वो कहता है मेरे दामाद का नाम निकालो, मैं जमीन भी देता हूं, मैं हर चीज देता हूं। सर, एक माफिया है जो काम कर रहा है, जो वहां पे डीएलआर हैं वो 25 लाख रुपए रिश्वत देकर लग रहे हैं, और हमारा जो डीजी लैंड रिकॉर्ड है वो डायरेक्ट ले रहा है। मैं सबूत पेश करूंगा। जुल्म यह है कि मैं ये बात वजीर आला साहब को बता चुका हूं, मैं वजीर आजम साहब को मैंने 2 दफा बताई है। वजीर आजम साहब ने वजीर आला साहब को कहा, चीफ सेक्रेटरी को कहा इस पर कमेटी बनाएं, इसके ऊपर पोर्टल बनाएं और इस पे कमेटी बनाएं, और डेढ़ साहब के जो 4-5 केसेस हैं उनकी इंक्वायरी करें। आज तक नहीं हो रहा। सर, पिछले दौर में जब हम किसी, मैं आप देखें, मैं सच कहूंगा, इसलिए मैं इसकी भी निशानदेही करूंगा जो गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने जमीर को जवाब देना है, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने किसी लीडर को जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। आप भी सच बोला करें, सच कहा करें, सिर्फ खुशामदे ना करें। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बात सर, मेरा मुतालबा यह है कि इंक्वायरी करवाई जाए जो माफिया वहां पे सर मियां बीवी डीएलआर लगे हैं और पूरे शहर को लूट के खा गए। सर, गरीब आदमी मर रहा है। मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूं कि वजीर आला से अपील करता हूं इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और सर, जनूबी पंजाब जो मेरी मिट्टी है, मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। सर, जनूबी पंजाब ये जो सी पैक का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनूबी पंजाब में मुल्तान में ना बनाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सर, मुल्तान से गवादर को रास्ता जाता है, गवादर जाने के लिए मुल्तान से जाना पड़ता है। आपने कराची जाना है, मुल्तान से जाएं। आपने खैबर पख्तून जाना है, मुल्तान से जाएं। आप डेरा इस्माइल खान जाना है, मुल्तान से जाएं। मुल्तान हजारों साल हिस्ट्री, तारीख का मुल्क है। वहां सर फूड बास्केट है, वहां फ्रूट बास्केट है, वहां पे टेक्सटाइल है, वहां पे कॉटन है, सबसे वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां होगा वहां आप इकोनॉमिक जोन नहीं बनाएंगे, आप किसी और जगह लाख बना दे, लेकिन मुल्तान इकोनॉमिक जोन बनाए। और सर, मैं वजीर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अहमद हुसैन डेहर साहब, आपकी आखिरी बातें 10 बातें हो चुकी हैं। आप हर बात पे फिर आखिरी बात बोलते हो जी। आप 1 मिनट लें, अपनी बात कंप्लीट करें जी। अहमद हुसैन डेहर साहब, आपके हवाले से वजीर आला साहब को उस गरीब खातून जो मेरी वहां पे मां बहन जो लाहौर जाती थी, वहां जाके वो रुस्तानी, वो लेडी हेल्थ वर्कर काम कराने जाती थी और उसे हरास किया जाता था, अब उसको इख्तियारात दे के आप सेक्रेटेरिएट मुल्तान में और भावलपुर में बना रहे हैं। खुदा के लिए साइन करें, साइन करें। जो दिसंबर 2020 में जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं, जिस पे इख्तियारात दिए गए हैं, और वो सिर्फ इसीलिए वहां पे जो हमारे साबिक वो जायद अख्तर जमान साहब को इसलिए तब्दील कर दिया गया कि उन्होंने क्यों ये ऐसे अच्छे कानून बनाए।